Hello guys, my name is Nikhil and welcome to my channel The Failed Engineer. अब बिना टाइम वेस्ट किए हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है कि हमें ये जो ग्रेजुएट वीज़ा है फॉर डिपेंडेंट पर अप्लाई करना है। सो आई एम द मेन एप्लीकेंट और ये मैं जो वीज़ा है अपनी वाइफ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ एज ए डिपेंडेंट ऑन द ग्रेजुएट वीज़ा। सो मेरी एप्लीकेशन मैंने भर दी थी। इट्स बीन 2 days। ये जो लिंक है यहाँ पे मैंने डाला हुआ है एंड आई ऑल्सो पेस्ट द सेम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा ईज हो जाए। मैंने भी एप्लीकेशन एक बार भरी, थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस हुई, उसके बाद मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए जिससे लोगों को एप्लीकेशन भरने में मदद हो, बिकॉज समटाइम्स हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है समझने में कि क्या हम सही भर रहे हैं, क्या कोई गलती तो नहीं हो रही, एंड बहुत सारी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी के लिए मैंने सोचा वीडियो बनाया जाए एंड और वो वीडियो थोड़ा लोगों के लिए हेल्पफुल हो। We'll just go to this link। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। सो एक नॉर्मल ग्रेजुएट वीज़ा है जहाँ पर आप खुद के लिए अप्लाई करते हो एंड अदर इज़ फॉर योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन। सो मैं अपने पार्टनर के अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि चिल्ड्रन नहीं है। सो हियर इट्स अप्लाई फॉर ए ग्रेजुएट वीज़ा। यहाँ नहीं, थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो पार्टनर एंड चिल्ड्रन, जस्ट क्लिक दिस। उसके बाद अप्लाई योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन मस्ट आइदर। सो अगर आप अपने चाइल्ड के लिए जाओगे तो आपको यहाँ क्लिक करना है, बट मेरी वाइफ के लिए सो आप इधर क्लिक करेंगे। आपको ये पूछेगा आप कहाँ पर प्लान कर रहे हैं रहने का। सो इट वुड बी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, सो आई क्लिक दिस वन एंड क्लिक कंटिन्यू। सो डू यू हैव ए करंट EU, EEA और स्विस पासपोर्ट? नहीं, हमारे पास नहीं है। कंटिन्यू। सो डू यू हैव ए UK बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट? जी हाँ, जब आप स्टूडेंट बन के UK में आए थे फॉर स्टडीज़ तो आपको उस टाइम के लिए एक BRP कार्ड दिया जाता है। आपको यस करना है। वही आपकी एक किस्म का वीज़ा भी रहता है उस टाइम के लिए। अगर आप UK से बाहर जाते हो सो आप बायोमेट्रिक कार्ड से एंट्री मारते हो। सो कंटिन्यू। तो आपको ये पूछेगा, सो आपका जो नाम है BRP पे वही सेम नाम आपका पासपोर्ट पे भी है? जी हाँ, यस, कंटिन्यू। सो बाद में आपको ना एक ऐप यूज़ करनी है आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए भी। और वो जो ऐप है या तो iPhone 7 या उनसे नए मॉडल हो, और अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो तो उस पर NFC रहना चाहिए ऊपर। वो आपको NFC एनेबल करना है ताकि आप उस ऐप को, इमिग्रेशन ऐप है UK गवर्नमेंट की, वो आप सक्सेसफुली यूज़ कर सके। विल से कंटिन्यू। तो आपको एक अकाउंट रहना चाहिए आपकी आइडेंटिटी और सारी चीज़ों के लिए, ताकि आप एक सर्विस यूज़ कर सको। तो आपको अकाउंट बनाना है। अगर आपके पास है तो आप बोलोगे क्रिएट एन अकाउंट, और आप उसको नॉर्मली आपकी फ़ोन नंबर पूछेगा और आपका डेट ऑफ बर्थ, OTP भेजेगा और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपको एक ईमेल आएगा। सो आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हो। सो आई ऑलरेडी हैव sorry, I'll just say sign in। So what identity document did you use in your application? That is BRP। Continue। So what is your BRP? So आपको ये अपना डालना है for the person whom you're applying for। So I'm applying for my wife, so I will have her BRP number। I'll say continue, and next her date of birth। So for your wife, what's the date of birth? Details entered don't match our record, so that's quite surprising। So biometric card, continue।
सॉरी, ये मेरी गलती थी, मैंने गलत नंबर डाला था। से कंटिन्यू, डेट ऑफ बर्थ, ये फ़ोन नंबर पूछेगा जो आपने डाला था, सो यू विल सेलेक्ट दैट फ़ोन नंबर एंड से कंटिन्यू। आपको सिक्योरिटी कोड आएगा। So I have received that security code and we are going to enter that 361584 and we'll say continue. मैंने पहले से एक एप्लीकेशन स्टार्ट की थी तो मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा। तो हमने साइन इन कंप्लीट किया है और हमने फ़ोन नंबर से साइन इन कंप्लीट किया है। सो ये दो चीज़ें आपको कंप्लीट दिखाएंगी। सो जब एक अकाउंट बना लोगे तो आप साइन इन करोगे, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फ़ोन नंबर से आपको एक सिक्योरिटी कोड आता है। जब आप वो आप एंटर करोगे तो यहाँ पर जो ये वाला कॉलम है ये भी कंप्लीट आएगा। सो वील मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। ये आइडेंटिटी एंड कॉन्टैक्ट्स में है हम एलिजिबिलिटी। Apply as a spouse or partner. Yes, continue. Has your spouse or partner applied to work or study in the UK? तो ये जो क्वेश्चन है मैं अपनी वाइफ के लिए भर रहा हूँ। सो ये वाइफ के लिए पूछा जा रहा है जो उनका स्पाउस और पार्टनर थे, उन्होंने वर्क या स्टडी के लिए यूके में अप्लाई किया था। यस। आपका जो पार्टनर है वो यूके में है भी। यस। जब उन्होंने भी अपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था क्या वो यूके में थे? यस। व्हाट वीज़ा दे हैव अप्लाइड फॉर, आप यहाँ पर देखोगे उन्होंने ग्रेजुएट वीज़ा के लिए किया था। तो क्योंकि उनकी जो मास्टर्स अब ख़त्म हो गई है, तो मास्टर्स के बाद उनको जो उनकी यूनिवर्सिटी होती है वो होम ऑफिस को बोल देती है कि ये जो स्टूडेंट है इसने सक्सेसफुली अपना मास्टर्स प्रोग्राम कंप्लीट किया है और एक कैश नंबर मिलता है और उसको लेके आप ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई करते हो। तो ये मेरी वाइफ को उसके पार्टनर के रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो उन्हें ग्रेजुएट वीज़ा के लिए अप्लाई किया एंड यू विल से कंटिन्यू। डू यू करेंटली हैव और डिड यू लास्ट हैव ए वीज़ा परमिशन एज ए डिपेंडेंट ऑफ ए स्टूडेंट? यस। मेरी वाइफ के लिए क्वेश्चन है, उनके पास पहले भी वीज़ा था एक टियर 4 डिपेंडेंट का। कंटिन्यू। Is that visa or permission with the same main applicant as your application for the graduate route? Yes, सेम इंसान के साथ था। सो ये आपको चेक करने के लिए बोलेगा आंसर। सो यू कैन जस्ट वेरीफाई। अगर आपने कुछ गलत आंसर डाले यू कैन चेंज देम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बाद में जब आप एक बार डिक्लेयर कर लेते हैं तो वो सब जो आंसर्स आप चेंज नहीं कर पाएंगे। सो यस, पार्टनर यूके में, यस, ग्रेजुएट वीज़ा है, यस यस, एंड देन यू कैन कंटिन्यू। ये ख़त्म होने के बाद आपको अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करनी है। सो आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए जैसे मैंने आपको बोला था कि आपके पास आईफोन 7 या उससे न्यूअर फ़ोन चाहिए, या तो एक एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए जिसमें एक NFC हो, ताकि आप जिससे मदद क्या होती है, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स होती है। अगर आप कभी यूके में रहे और अगर आप कहीं शॉपिंग करने जाते हो जैसे लिडल है या टेस्को है, तो वहाँ पर NFC के थ्रू आप पेमेंट्स कर सकते हो विदाउट गेटिंग योर व्हाट यू से डेबिट कार्ड्स विद यू। तो यहाँ पर भी NFC होना चाहिए आपके फ़ोन में। अगर आप ऊपर आइकन्स देखोगे तो उन आइकन्स में आपको ये दिखना चाहिए अगर है। सो विदाउट गोइंग टू ए वीज़ा सेंटर आप ये चीज़ें घर पे कर सकते हो। सो यू विल से कंटिन्यू। तो आपको ये उधर पूछेगा कि आपका जो BRP है उसके ऊपर एक साइन दिखता है, एक चिप जैसा साइन, तो आप उस पर रहेगा। तो आपको यस सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू बोलना है। उसके बाद आपको क्या बोलना है? सो ये आपको पूछेगा कि आपके पास राइट स्मार्टफोन है क्या जिसमें NFC एनेबल्ड है, या वो आईफोन 7 या उससे नया मॉडल है। तो अगर आपके पास इन दोनों में से एक चीज़ है तो आप यस सेलेक्ट करोगे, प्रेस कंटिन्यू। फिर आपको ये पूछेगा कि आपको ये जो ऐप है यूके इमिग्रेशन, एक पिंक सा साइन आता है यूके इमिग्रेशन का, अगर आपके फ़ोन में ये नहीं आप डाउनलोड कर सकते हो, ये एक एरर दे देगा आपको उधर पे कि यू कैन नॉट डाउनलोड दिस ऐप ऑन योर मोबाइल, क्योंकि आपका जो मोबाइल है वो इसको सपोर्ट नहीं करता। अदरवाइज यू विल बी एबल टू डाउनलोड दिस ऐप ऑन योर मोबाइल। उसको करना है आपको, दो ऑप्शन देगा ये आपको।
एक कनेक्शन मोड का, एक क्यूआर कोड का। सो मैं क्यूआर कोड से आगे बढ़ूँगा। इजी है बहुत यूज़ करना। तो आप क्या करोगे, अपनी ऐप को खोलोगे अपने मोबाइल पे। तो जैसे ही आप अपने ऐप को खोलोगे यूके इमिग्रेशन वाली, तो आपको कंटिन्यू करने को बोलेगा, यूज प्रेस दैट, और दो ऑप्शन देगा, हाउ आर यू कनेक्टिंग द ऐप। वन इज़ क्यू आर कोड, वन इज़ कनेक्शन कोड। सो आई विल से क्यू आर कोड एंड देन प्रेस कंटिन्यू। और जैसे ही आप इसको स्कैन करोगे कनेक्ट कर देगा। सो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा दिखाने के लिए, और फिर आपको वहाँ से इसको आगे बढ़ाना है। वहाँ पर आपको ऑप्शन देगा जीमेल सेलेक्ट करने का, कंफर्म करने के लिए, क्योंकि कोड भेजेगा, और मोबाइल नंबर कंफर्म करने का। सो जस्ट कंफर्म द मोबाइल नंबर, और उसके आगे आप अपनी वहाँ से डिटेल भर सकते हैं। फिलहाल मैं एक वीडियो को पॉज करूँगा। जैसे ही मैं वो आइडेंटिटी कंफर्म करता हूँ, मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा, और अलग से इसका एक छोटा सा वीडियो बना के बाद में डाल दूँगा, ताकि लोगों को थोड़ी मदद हो करना क्या है। जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन मोबाइल के थ्रू आगे बढ़ाते हैं, वहाँ पर आपको अपना बीआरपी का फ्रंट एंड जो बैक है उसको स्कैन करना है। उसके बाद वो चिप को मोबाइल स्कैन करता है और डिटेल्स पुल करता है। उसके बाद आपको अपना फ़ोटो लेना है और आपको फेस स्कैन करना है। जैसे वो सब कुछ हो जाएगा, वो दिखा देगा कि आइडेंटिटी की जो डिटेल चाहिए थी उसको दे हैव successfully pull those details, and whether you want to continue uh, on the phone through that app, or whether you want to disconnect and go back to your application and continue there. So आप वहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल से, और एक लैपटॉप के थ्रू करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्क्रीन थोड़ा बेटर रहता है, विजिबिलिटी ज़्यादा रहती है। सो मैंने वहाँ से डिस्कनेक्ट किया है और मैंने वहाँ से वापस साइन इन किया। जैसे आप साइन इन करोगे तो आपको ये यूनिक एप्लीकेशन नंबर दिखाता है, पुराना जो जनरेट हुआ था। सो वी जस्ट कंटिन्यू अवर एप्लीकेशन देयर। तो जैसे आप वो बोलेंगे फेच करेगा डिटेल्स, तो ये दिखाएगा कंफर्म योर आइडेंटिटी। सो यहाँ पर अभी भी ये दिखा रहा है कंफर्म योर आइडेंटिटी। आई एम नॉट श्योर वाई ये कंप्लीट नहीं हुई है। आई जस्ट डबल चेक एंड कम बैक। सो आई जस्ट चेक्ड। मैंने वापस से जब एक बार कंटिन्यू किया, इसने वापस से फेच की डिटेल्स, और मैंने देखा कि आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई है। कंफर्म योर आइडेंटिटी, यू कैन सी उसके सामने आपको कंप्लीटेड दिखेगा। सो विल जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, इमिग्रेशन एडवाइजर डिटेल्स। सो आर यू यूजिंग एन इमिग्रेशन एडवाइजर बेस्ड इन द यूके? नहीं, हम ये खुद कर रहे हैं। सो आई विल सेलेक्ट नो एंड कंटिन्यू। चेक योर आंसर्स। सो नो, कंटिन्यू। Contact references, which email address can we use to contact you? So the one that we selected for signing in, which mobile number, the same mobile number जिस पे आपको सिक्योरिटी कोड्स आ रहे हैं। आपको एड्रेस पूछेगा, आपको अपने यूके का एड्रेस डालना है, क्योंकि आप यूके से एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं। आपको यूके के बाहर से एप्लीकेशन फिल नहीं करनी है। आपका एड्रेस पूछेगा, सो यू नीड टू सेलेक्ट दैट एड्रेस, जो भी आपका करंट एड्रेस है जहाँ पर आप रह रहे हो, एंड सॉरी, एड्रेस चेक करने को बोलेगा। व्हेन वंस यू वेरीफाई जस्ट क्लिक कंटिन्यू। भी कंप्लीट हो गया, देन अदर नेम एंड नेशनैलिटीज़। तो आपको किसी और नेम से, या आपको कोई और नाम था जो आपने, जिसे आपको लोग पहले जानते थे, या आपका सेम नाम था, तो यू विल से नो, यही मेरा नाम था। सो वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। सो मैं यहाँ पर पासपोर्ट सेलेक्ट करूँगा। अगर आपके पास, आप आधार यूज़ करना चाहते हो, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछता है दिस डज नॉट इंक्लूड ड्राइविंग लाइसेंसेस। तो आप पासपोर्ट डाल सकते हो। मैं पासपोर्ट डालने वाला, अगर आपका पास आधार है आप वो यूज़ कर सकते हो। योर आइडेंटिटी कार्ड, यस, सेलेक्ट कंटिन्यू। तो आपको वो अपने उसके नंबर डालने पड़ेंगे। तो पहले आपको पासपोर्ट नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आपके पास
आधार है जो आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा। आपको कंट्री ऑफ इशू और प्लेस ऑफ इशू डालना पड़ेगा, तो आप इंडिया डालिए या प्लेस डालिए कहाँ से आपने किया था। आप प्लेस भी डाल सकते हैं साथ में इंडिया, जैसे एग्जांपल हैदराबाद इंडिया। सो फिर आपको इशू डालना है, इशू डेट, कब वो इशू हुआ था और इसकी एक्सपायरी क्या है। तो ये डिटेल्स अच्छे से क्रॉस वेरीफाई करना, ताकि आप कुछ गलत नहीं डाल रहे हो। ये बाद में भी यूज़ होगी। अगर आप यहाँ आधार नंबर डाल रहे हो तो ठीक है, इशू डेट आपको पता है, ठीक है, एक्सपायरी तो उसकी कुछ रहती नहीं है, यू कैन जस्ट लीव इट। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ एप्लीकेबल, सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको डिटेल्स डालनी है। इशू डेट एंड देन द एक्सपायरी डेट एंड कंटिन्यू। आपकी कोई और नेशनैलिटी, अगर आप इंडियन हो उसको छोड़ के अगर आप कोई और नेशनैलिटी हेल्ड करते हो, सो आप बोलेंगे यस और डिटेल फिल करेंगे। सो रिवाइव के लिए नो है, क्योंकि सिर्फ इंडियन नेशनैलिटी है। सो विल से कंटिन्यू। चेक योर आंसर्स, जो आपने डाले हुए हैं क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं एक बार। अगर कुछ गलत लग रहा है यू कैन चेंज इट, यहाँ पे क्लिक करके ऑन द राइट हैंड साइड। देन प्रिपेयर एप्लीकेशन योर लोकेशन, क्लिक इट। आपको बोलेगा कि आकृति इधर कहाँ से अप्लाई कर रही है, सो यू विल से किंगडम। एप्लीकेशन अब बाहर से नहीं कर सकते, रिजेक्ट हो जाएगी। इमिग्रेशन स्टेटस, सो डू यू हैव ए करंट यूके वीज़ा, एंट्री क्लियरेंस और ग्रांट ऑफ लीव। जी हाँ, तो आपके जो आपको इनिशियली पासपोर्ट मिलता है उस पर लिखा रहता है एंट्री क्लियरेंस। तो जो भी टाइप है वह आप लिख सकते हैं, जैसे जैसे डी टियर फॉर डिपेंडेंट, स्टूडेंट टियर फॉर डिपेंडेंट। सो आप अपने बीआरपी से भी वो आप उठा सकते हैं टाइप क्या है। सो मैं बोलूँगा यस मेरे पास है, कंटिन्यू। सो जो भी टाइप है वो आपको बीआरपी पर देखना है और वहाँ से देखते हुए उसको डालना है। सो इन माई केस आई विल से डिपेंडेंट लीव से other home office applications. Do you currently have an application with the home office for leave to remain for which you have not yet received a decision? एप्लीकेशन नहीं है। Check your answers. Do you have a current UK visa? Yes. Dependent leave to under? No. And then personal details. So what's your sex? So revive के लिए, so you'll select female. Then your country of birth, it's going to be India. Enter your passport details. So it's for your wife. So enter the passport details. First the passport number, then the place of issue, same which you entered before. तो आपको जो एड्रेस आपने यूके का एंटर किया था, डू यू लिव एट दिस एड्रेस, योर होम एड्रेस? यस वी डू, सो विल सेलेक्ट यस। आपको पूछेगा कौन से महीने में रहने आए थे और कौन सा साल। आपको पूछेगा
कि आप ओन करते हैं जहाँ पर रहते हैं इस फ्लैट को, रेंट पे है, सो आई से आई रेंट इट। तो ये आपको नाम पूछेगा ओनर का एंड ऑल का, आपको डिटेल्स एक बार चेक करनी पड़ेगी और अकॉर्डिंगली आपको डिटेल्स डालनी पड़ेगी। कंट्री यूनाइटेड किंगडम, वेरीफाई कि आपने डिटेल जो सब डाली है कि गलत है या सही है। सो ओनर का नाम, एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, टाउन, स्टेट। सो हम मिडल सेक्स काउंटी के अंदर आते हैं, सो विल से मिडल सेक्स, पोस्टल कोड एंड द कंट्री। पूछेगा कि आपको ना 2 साल की हिस्ट्री बोलनी है एड्रेस की। तो अगर आप किसी और एड्रेस पे रह रहे थे इससे पहले, सो आपको वो देना पड़ेगा। जी हाँ मैं रह रहा, तो मैं बोलूँगा यस इट्स ए यूके एड्रेस, यस इज इट इज इज इट यूके एड्रेस, यस इट इज़। सो मैं अपना पोस्ट कोड डालूंगा जिस एड्रेस पे भी मैं पहले था। So it will automatically find the address। So जिस भी एड्रेस पर रह रहे थे उसको सेलेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। वो आपको पूछेगा कि आर यू करेंटली लिविंग एट दिस एड्रेस। सो आप बोलोगे नो। सो आप सॉरी सॉरी व्हेन डिड यू स्टार्ट लिविंग इन दिस एड्रेस। सो आई विल से के लिए है ये। यू स्टिल लिव एट दिस एड्रेस, नो। डालना है कि कब छोड़ा था। दीज डिटेल्स और आगे बढ़ जाइए। Other address in the past 2 years, so it can be UK address or abroad। जी हाँ इंडियन एड्रेस पे थे हम। यस। UK एड्रेस नो। सो विल आपको अपना बिल्डिंग स्ट्रीट, जो भी लैंडमार्क है, स्टेट है, पोस्टल कोड है, सब डालना पड़ेगा। क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। आपने इस एड्रेस पे कब रहना स्टार्ट किया था। जब भी आपकी वाइफ रहना स्टार्ट की थी आपके साथ, वो मंथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप उस एड्रेस पे भी रह रहे हैं। आपने वहाँ रहना कब बंद किया। व्हेन डिड यू स्टॉप लिविंग एट दैट एड्रेस। जब भी आप वहाँ से निकले थे यूके के लिए आप वो मंथ और वो ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। And press continue। एक बार अपनी डिटेल्स वेरीफाई कर सकते हैं। So we'll say continue। तो आपने करंट एड्रेस को छोड़ के 2 एड्रेस डाले हैं। सो इट विल आस्क यू टू चेक एंड वेरीफाई योर आंसर्स। सो अगर आपको लगता है कुछ गलत है, यू कैन स्टिल चेंज इट। जस्ट वेरीफाई योर आंसर्स वंस। केयरफुली सब आंसर्स को एक बार ऑब्जर्व कीजिए और अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ जाइए और कंटिन्यू प्रेस कर दीजिए। तो देन
its family and relationships. It will ask your relationship status, so you'll select yes, I am married on a civil partnership. अगर कोई और है जो मैरिड नहीं है लेकिन सिविल पार्टनरशिप में रह रहा है तो वो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है. कंटिन्यू. योर करंट पार्टनर. सो अगर ये आप अपने वाइफ के लिए भर रहे हैं तो उनको अपने हस्बैंड का नाम डालना पड़ेगा, और अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए डाल रहा है, मेन जो एप्लीकेंट थे वाइफ थी, तो हस्बैंड का नाम आएगा यहाँ पर. सॉरी, अगर मेन एप्लीकेंट वाइफ थी तो उनका नाम आएगा, तो यहाँ पर मेन एप्लीकेंट मैं था तो मैं अपनी डिटेल्स ऐड करूँगा. एप्लीकेंट, ये मैं अपनी वाइफ के लिए डाल रहा हूँ तो उनके लिए मेन एप्लीकेंट मैं हूँ, तो मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ yes. Have your partner ever been known by another name? No. टेलीफोन नंबर, अपने पार्टनर का टेलीफोन नंबर आपको यहाँ ऐड करना है. दे मे कॉन्टैक्ट योर पार्टनर फॉर एप्लीकेशन. उनका जो भी टेलीफोन नंबर होगा वो आपको एक्यूरेटली यहाँ डालना है. तो जो भी आपका पार्टनर है उनके पास एक वैलिड पासपोर्ट है, यस. उनको आपको उनका पासपोर्ट नंबर और ऑल दो डिटेल्स डालनी पड़ेगी. डेट और एंड डेट एकदम सही डालना, चेक करना है, और वो पूछेगा कैन यू प्रोवाइड दैट पासवर्ड, यस आई कैन इफ रिक्वायर्ड, एंड यू विल से previous relationship. Have you previously been in a marriage or civil partnership? No. Your parents, आपको अपने पेरेंट्स के बारे में डिटेल डालनी पड़ेगी. Yes, I can provide. So about your first parent, so you can select father, title Mr. और आपकी वाइफ के फादर और मदर, उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको सब पता होना चाहिए. अगर नहीं है तो आप पहले से नोट करके रख सकते हैं, और बाद में ये डिटेल्स यहाँ ऐड. Yes, we can provide details about other parent. Let's continue. And it's going to be mother. They always had the same nationality. Yes. Continue. Check your answers. So आप मैरिड हैं, so जो आपके हस्बैंड का नाम रहेगा, मेन एप्लीकेंट, उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका फ़ोन नंबर,
passport issued an expiry date. Second point that passport if required. आप कभी मैरिज में या सिविल पार्टनरशिप में थे नहीं, फिर आपके फादर एंड मदर की डिटेल्स हैं, सेलेक्ट कंटिन्यू। यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो आपको लगे कि सब डिटेल्स आप डाल चुके हैं और एक कॉपी आपको रहनी चाहिए। पार्टनर रिलेशनशिप डिटेल्स, have you provided evidence of your marriage or civil partnership to Nikhil but in a previous successful application? So पहले अभी आप टियर 4 डिपेंडेंट वीज़ा लेकर आए रहेंगे, तब आपने अपनी मैरिज सर्टिफिकेट दी रहेगी। सो यू विल सेलेक्ट यस, मैंने एविडेंस दिया था। और यू Nikhil were related or family members before you started your relationship? No, we were not. How long have you been living with Nikhil? बस जब भी आपकी शादी हुई है, करंट मंथ की अगर डेट पास हो चुकी है, आप करंट मंथ्स को भी ले सकते हैं। और अगर वो करंट डेट पास नहीं हुई है, जैसे हमारी शादी, मान लीजिए किसी की शादी सितंबर 2019 में हुई है, तो 2022 तक उनके 3 साल हो जाते हैं, राइट। और जो भी डेट रहेगा, जैसे 10 सितंबर है, तो आपको देखना पड़ेगा सितंबर से लेके आगे तक, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अभी 10 डेट पास हो गया, आप लिख सकते हैं 3 साल 3 महीने। सो मेरे केस में जो है, आई जस्ट पुट दैट नंबर, 3 साल 2 महीने, एंड आई विल कंटिन्यू। Has Nikhil but been married or in a civil partnership to someone else? No. Check your answers. Okay. Does Nikhil but already have their graduate visa? उन्हें अप्लाई किया, अभी उनका नहीं है। नो। आपको उनका यूएन पता है? डू यू हैव निखिल बट यूएन? आई सेलेक्ट यस। सो एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर मिलता है जैसे ही आप एप्लीकेशन सक्सेसफुली भरते हो, और या जब आप स्टार्टिंग में एप्लीकेशन स्टार्ट भी करते हो, लॉगिन करने के बाद, तो एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है। सो मैं अपनी वाइफ के लिए भर रहा हूँ, तो जब मैंने किया था तो मेरे को नंबर मिला था। सो ये उससे लिंक करते हैं पार्टनर की एप्लीकेशन। सो क्योंकि मुझे अभी तक वीज़ा नहीं मिला है, मैंने 2 दिन पहले अप्लाई किया है, सो आई शुड हैव दैट नंबर विद मी। सो आई विल जस्ट कॉपी दैट यूएन। Are any of Nikhil Bhatt's children applying with you? No. Check your answers. Partner application details. Financial sponsor. So आपको financial sponsor के बारे में पूछेगा. Did any official financial sponsor give you any money for your living cost? No. Travel history. So so wife जब आई थी, उनको कितना टाइम हुआ है यूके में, सो आपको डालना है। तो शी केम इन नवंबर 2021, सो 1 साल और 1 महीना, एंड देन अगर वो कभी यूके से बाहर रहे थे, मोस्टली 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर आप रहते तो आपको डिटेल देनी पड़ती है, लेकिन अगर आप नहीं गए तो यू विल सेलेक्ट नो। इन माय केस मेरी वाइफ ने ट्रैवल नहीं किया है, अगर आप इन कंट्रीज गए हो तो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप नहीं गए तो यू सेलेक्ट 0, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएस, स्विट्जरलैंड और यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया। Then world travel history, have you been to any other countries in the past 5 years? So इन कंट्रीज को छोड़ के नो। मेडिकल ट्रीटमेंट इन द यूके, अगर आप बीमार पड़ गए थे बहुत ज़्यादा और आपको कोई सर्जरी या हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, तो आपको उस मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में डालना पड़ता है। अगर आप ये सेलेक्ट करोगे तो आपको डेट पूछेगा कब स्टार्ट हुई थी, कब एंड हुई थी,
लेकिन अगर आपका कुछ ऐसा नहीं हुआ, आपने नॉर्मल कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए हैं, तो उसके लिए आई विल सेलेक्ट नो एंड विल कंटिन्यू। नेशनल इंश्योरेंस नंबर, सो आपने एक NI नंबर यहाँ जनरेट किया रहता है, so मेरे पास है, आई विल से यस, आई विल से कंटिन्यू। ड्राइविंग लाइसेंस, डू यू हैव a UK ड्राइविंग लाइसेंस? नो। पब्लिक फंड्स? नो। क्रिमिनलिटी, सो अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, परमिशन असाइलम आपने बोला हुआ रिफ्यूज़ हुआ है, डिपोर्ट हुए हैं, तो अगर आप कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, सो आई विल सेलेक्ट नो। अगर आप यस बोलोगे तो वो सब डिटेल्स पूछेगा, नो। तो इन केस ऐसा कुछ नहीं हुआ तो नो एंड कंटिन्यू। अगर आपने कभी कोई यूके इमिग्रेशन लॉ ब्रीच किया हो, यूके इलीगली आए हो, या आपकी वैलिडिटी जो वीज़ा की थी, परमिशन उससे ज़्यादा रहे हो, तो आपको सब डालना है। इन आवर केस इट्स नो, सो यू विल सेलेक्ट कंटिन्यू। तो मोस्टली में नो रहता है, कोई क्रिमिनल कन्विक्शन, कोई ड्राइविंग ऑफेंस, कोई आउटस्टैंडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ऐसा कुछ भी हो तो आप यस बोलेंगे। इन केस इट्स नो, यू विल सेलेक्ट नो, कंटिन्यू। In either peace or wartime, have you ever been involved in or suspected of involvement in war crimes, crimes against humanity, genocide? No. And I have read all the information about war crimes. Continue. Terrorist activities को कभी support किया है? नहीं. Given support to organization which has been considered terrorism? No. Terrorist violence or encouraged others to commit terrorist or other serious criminal acts? No. I have read and continue. Mostly ये no है, but क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए एंड तब आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। कभी कभी कॉन्फिडेंस से बंदा गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता है। हैव यू एवर बीन ए मेंबर और गिवन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ और कंसर्न विद एक्सट्रीमिज्म? नो। हैव यू बाय एनी मीन्स और मीडियम एक्सप्रेस एनी एक्सट्रीमिज्म? नो। आई हैव रेड एंड प्रूफ ऑफ अ गुड कैरेक्टर। पेड और अनपेड एक्टिविटी ऑन बिहाफ ऑफ नॉन यूके गवर्नमेंट which you know to be dangerous to the interest of national security? No. Any other activities which might indicate that you might not be considered to be a person of good character? No. Any other information about your character or behavior which you would like to make us aware of? No. And continue. अगर आपने कभी भी आपका जो एम्प्लॉयमेंट था आर्म फोर्सेस, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में था, इंटेलिजेंस सर्विसेज, हमारे केस में नहीं, तो विल सेलेक्ट नो एंड कंटिन्यू। आप अपने आंसर्स वेरीफाई कर सकते हैं एक बार। कंटिन्यू। आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन ये पूछेगा, कभी अगर आप एप्लीकेशन के लिए HMRC को फ़ोन करते हैं, आपकी रिज़ल्ट नहीं आ रहा एप्लीकेशन के लिए या डिले हो रहा है, तो आपको वेरिफिकेशन के लिए सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो जो भी इसका आप आंसर दे याद रख ले, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले या कैमरा से एक पिक ले ले, ताकि आपको ये आंसर अगर कल भूल जाते हैं तो इजीली आप इसको ट्रेस कर सके। अदरवाइज इट कैन बी ए इशू लेटर। जो भी आपको प्रेफरेंस लगता है वो 3 क्वेश्चन आप सेट कीजिए और आंसर दे दीजिए। यू आर डन, सेलेक्ट कंटिन्यू। देख सकते हैं जो सब डिटेल्स खत्म हो जाएगी तो आपको डिक्लेरेशन करने को बोलेगा। अगर आप ये आपको पूछेगा कि अगर आप यूके में विदाउट परमिशन रहते हैं तो आप डिटेन कर
ये लोग आपको डिटेन कर सकते हैं, फाइंड हो सकते हैं, आप रिमूव हो सकते हैं। सो मेक श्योर आप जो भी डिटेल ला रहे हो सही है। कभी कभी इंसान अनइंटेंशनली गलत डिटेल डाल देता है। सो जस्ट क्रॉस वेरीफाई इट सो दैट बाद में ऐसा प्रॉब्लम ना हो। सो आई कंफर्म दैट आई अंडरस्टैंड, आई एक्सेप्ट दीज कंडीशंस एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने डिक्लेरेशन कर लिया है, पेमेंट है वीज़ा फीस का और IHS का, और एविडेंस अपलोड है, आपको पूछ सकता है बाद में। सो हम उस स्टेप को देखेंगे एंड कंटिन्यू। आई कंफर्म दैट I am the applicant aged 18 or over and say continue। अपनी सारी डिटेल्स कंटिन्यू कर ली होगी तो आपको इमिग्रेशन एंड हेल्थ सर्च पूछेगा। गो टू द IHS सर्विस। आपको बोलेगा अगर 5 साल का वीज़ा हो तो इतना फीस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2 साल का है। सो विल सी कितना जनरेट करता है। तो मिसिंग डिटेल्स, वेयर आर प्लानिंग टू स्टे, ओके। सो इट्स ऑलरेडी, आर यू अप्लाइंग from within the UK? Yes, it's selected. Are you applying to stay in the Isle of Man, Jersey? No. So we'll say save and continue. Title, so आकृति के लिए हम डालते हैं मिस। तो वीज़ा रूट ऑलरेडी इसने ग्रेजुएट सेलेक्ट किया है। यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी कि ये वीज़ा रूट एक्चुअली डिपेंडेंट होना चाहिए। सो इट्स ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड। सो वी कैन से इट्स ए बग। यहाँ पर देखेंगे आप इसको चेंज नहीं कर सकते। वीज़ा टाइप ये पूछेगा तो आप 2 ईयर रूट बोलेंगे क्योंकि आपका PhD नहीं है, उसमें 3 साल का मिलता है। सो 2 साल का। यहाँ पर आपका पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक, बायोमेट्रिक था आपने डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ, तो आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। द पर्सन यू आर ज्वाइनिंग और रिमेनिंग विद एंटर देयर वीज़ा एक्सपायरी डेट। तो आपको देखिए अगर आप नीचे पढ़ेंगे तो प्लीज़ एंटर द एक्सपायरी डेट ऑफ योर मेन एप्लीकेंट्स करंट वीज़ा। If they are currently applying for further permission, please provide an estimated visa expiry date based on the length of permission that the main length is seeking through their last application. तो आपका जो भी एक्सपायरी डेट है मेन एप्लीकेंट के करंट वीज़ा का वो डालना है, ठीक है। तो वो लिख रहा है फॉर सर्टेन रूट दिस में इंक्लूड एन एडिशनल फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द एक्सपेक्टेड कोर्स। अगर आप ये एस्टिमेटेड डालोगे तो आपको IHS का जो फीस है वो उसी हिसाब से आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा था, पहले एप्लीकेशन में हमने जो मैंने अपना डाला, क्योंकि मैं मेन एप्लीकेंट हूँ अपनी वाइफ के लिए, तो मेरा 1 महीने में एक्सपायर होने वाला, तो IHS फीस कम दिखाएगा आपको। तो बाद में वो लिंक आपको आएगा बाकी फीस भरने के लिए। सो वहाँ पर थोड़ी सी हमें भी दिक्कत होती, कन्फ्यूजन हो रहा था, क्योंकि अगर 1-2 महीने का एक्सपायरी डेट आप डालोगे तो उस हिसाब से आपको IHS, तो क्या होगा कि पहले मेन एप्लीकेंट का डिसीजन होगा, जैसे वो डिसीजन को मिल जाएगा उसी हिसाब से बाकी IHS फीस करने के लिए आपको लिंक आएगा। सो आपको जो भी करंट एक्सपायरी डेट है वीज़ा का मेन एप्लीकेंट का वो आपको डालना है, या तो आप एस्टिमेटेड एक्सपायरी डेट डाल सकते हैं बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ परमिशन दैट द मेन एप्लीकेंट इज सीकिंग। तो आप करंट डालेंगे। क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, उनके BRP पे उनका वैलिड अंटिल लिखा होगा उनके नाम के नीचे। तो जो भी वैलिडिटी होगी आप उसको पकड़ेंगे। सेव, टाइटल सेट करना उनका क्या है, इंडिया। देखिए यहाँ पर आपको वीज़ा रूट देगा ये कौन सा है, तो ये मेन एप्लीकेंट के लिए है, नॉट फॉर माई वाइफ, बट मेरे लिए, कि मेरा वीज़ा कौन सा था जो मैंने भरा था। वो ग्रेजुएट वीज़ा था, जैसे अपना मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया तो मैं ग्रेजुएट वीज़ा के लिए जा रहा था। कौन सा रूट है, 2 ईयर रूट। सो आपकी वाइफ के लिए उसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया, और ग्रेजुएट यू कैन नॉट चेंज इट, बट आपके लिए दिखाएगा तो आप, और ये आपको आपका जो मेन एप्लीकेंट है मतलब मेरा, तो
उसका BRP नंबर आपको डालना है। सो विद यू, मैंने भी अपने टाइम पे BRP यूज़ किया तो मैं BRP नंबर ही डालूंगा और उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। तो आप यहाँ पर आप बोलोगे दीज डिटेल्स आर करेक्ट। सो डिक्लेरेशन, आई कंफर्म टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, करेक्ट एंड कंप्लीट। सो देखिए अभी आपको ये क्या बोल रहा है भरने के लिए, 312 पाउंड्स बोल रहा है। सो आप इसको पे नाउ कर सकते हैं। जो भी आपकी डिटेल्स है वो यहाँ आप डालिए और इसको पे कीजिए। मैं वीडियो को अभी पॉज करता हूँ, ये डिटेल भर के फिर आता हूँ वापस से और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही आप लोग IHS की फ़ीस भर देते हैं, जो फ़िलहाल आपको 312 पाउंड मतलब मेरे को दिखा रहा है स्क्रीन पे, सो आपको हो सकता है इससे कम दिखाए, डिपेंड करता है आपकी करंट एक्सपायरी क्या है BRP पे। जो मेरी थी वही मेरी वाइफ की है। सो अगर आप एक एक्सपेक्टेड डेट दे देते हैं, जैसे आपके जो मेन एप्लीकेंट है, इन मेरे जो मेरी वाइफ के केस में मैं था मेन एप्लीकेंट, जो मैंने डाला था तो मेरे से सिर्फ करंट एक्सपायरी पूछता है। सो उस हिसाब से उसने मेरी पूरी IHS की फ़ीस काट ली थी 2 साल की, लाइक 1248, और आपकी जो बाकी वीज़ा फ़ीस है 715 पाउंड्स है। लेकिन मेरी वाइफ के केस में उन्होंने पूछा था कि करंट एक्सपायरी डालिए, जो उनकी भी सेम थी, या तो जो आपके पार्टनर है जो मैं था मेन एप्लीकेंट, उसका एक्सपेक्टेड डेट डाल दीजिए कि उनका वीज़ा कितने टाइम तक एक्सटेंड होने वाला है। तो आप वो भी कर सकते थे, उस हिसाब से आपकी ये IHS की फ़ीस काट लेता। लेकिन मैंने जो सेफ ऑप्शन था वो चुना है फ़िलहाल, कि जो करंट एक्सपायरी थी मैंने वो डाली, उस हिसाब से इसने 312 पाउंड काटे हैं। बट ये कैसा होगा, जैसे ही जो मेन एप्लीकेंट है मैं हूँ, मेरी एप्लीकेशन वहाँ सक्सेसफुल हो जाती है, ठीक है, तो हो सकता है उसके बाद ये मेरी वाइफ को उनके ईमेल पे एक लिंक भेजेंगे बाकी की पेमेंट करने का जो बचा हुआ है, या उससे पहले भी कर सकते हैं, तो डिपेंड्स। बट इसमें टेंशन या कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दिखता है कि कम पेमेंट कट रही है, सो यू कैन जस्ट पे वट एवर इज शोइंग ऑन द स्क्रीन एंड कंटिन्यू विद योर एप्लीकेशन, अगर आपने अपनी सारी डिटेल्स सही से डाली है। और एक बार डाउनलोड भी कर लीजिएगा जो भी आपने डिटेल्स डाली, वहाँ पर ऑप्शन देता है आपको, मैंने आपको पहले दिखाया कि डाउनलोड का ऑप्शन कहाँ पर है, ताकि एक बार आप वेरीफाई कर सके पूरी डिटेल्स और फिर आगे बढ़ के फीस भर सके। सो वी हैव पेड इट एंड वील जस्ट कंटिन्यू विद अवर एप्लीकेशन। देखिए आपको IHS रेफरेंस दिखाएगा यहाँ पर। तो इनकेस आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं, इसका फ़ोटो लेना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। सो फॉर द सेफर साइड यू शुड हैव दिस डिटेल्स हैंडी विद। हमने इसका फ़ोटो रख लिया है, आप इसका स्निप भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको जो ठीक लगे। सो व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट, रिटर्न टू माय वीज़ा एप्लीकेशन, राइट, वी आर डन विद दिस। So your IHS reference is this. Your number will be shown on your checklist and application form. You must now pay your application. Pay for your application. So you'll select continue. तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बोला था डाउनलोड एप्लीकेशन का ऑप्शन है आपके पास, तो आप इसको भी फिर से कर सकते हैं, डाउनलोड फॉर द सेफर साइड एप्लीकेशन, पेमेंट, कंटिन्यू। तो अगर आपको पेइंग फॉर ए फास्टर डिसीजन करना है वो आप कर सकते हैं, बट आई विल चूज स्टैंडर्ड सर्विस, पे 7 फी पाउंड्स, ओके। तो मोस्टली डिसीजन विद इन 8 वीक्स आता है।
लेकिन जितना मैंने देखा है, जितना मैंने पता किया, मोस्टली 15 दिन तक ये डिसीजन आ जाता है, किसी को 10 दिन में भी मिलता है। विल सेलेक्ट स्टैंडर्ड सर्विस पे एंड कंटिन्यू। टोटल पेमेंट अमाउंट है 715, कंटिन्यू टू फुल पे। सो यहाँ पर मैं आपका वीडियो रोकूंगा और पेमेंट करके मैं वापस आपको मिलता हूँ 2 मिनट में। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे 715 पाउंड्स का 2 साल के लिए जो वीज़ा फ़ीस है, तो आपको ऐसे दिखेगा वीज़ा एंड पेमेंट सक्सेसफुल विद रेफरेंस नंबर एंड विद डेट ऑफ पेमेंट। सो उसके बाद आप इसको नीचे कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये कोई एविडेंस मांग रहा है कि नहीं। इन माय केस जो मेन एप्लीकेंट था, इसने कुछ नहीं मांगा था। माय वाइफ्स केस विल सी कि एविडेंस मांगता है कि नहीं। सो आई विल जस्ट बैक इन्हें। तो वापस आया हूँ। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? एप्लीकेशन सबमिटेड विद योर यूनिक एप्लीकेशन नंबर। So you must provide your evidence so we can start to process your application. We'll click continue. We are fetching your application. Next step. Okay. You must upload the evidence required to support your application. We will tell you what evidence we require on the next page. You have until 25th March 2022 to confirm and upload your evidence. This will then send the evidence to be considered in support of application. आप एक डेट हमें दी गई है 25th March 2023. If you wish to withdraw your application before adding your evidence, you will get a refund. If you withdraw your application after you upload your evidence, you will only get a refund of your immigration health surcharge fee. So make sure आप ये चीज़ें ध्यान से पढ़े। और अगर आपका एप्लीकेशन अपनी विड्रॉ करनी है तो कौन से पैसे आपको मिलेंगे और कौन से डूबेंगे, दैट यू ऑलरेडी सीन। सो ये बोल रहा है कि कैसे आप अपने एविडेंस ऐड कर सकते हैं। स्कैन और टेक फोटो ऑफ द डॉक्यूमेंट, इट मस्ट बी क्लियर एंड ईजी टू रीड। Save it on your computer or device. File size should be under 10 MB. Provide your evidence as PDF, JPEG, JPG or PNG format. Give the file a simple name, for example, bank statement October 2021. Okay. Okay, your evidence. Partner relationship details evidence. Utility bills or official documents in both your joint names. So we'll just upload it and we'll be back. So friends, partner relationship details evidence edit. मैंने ना 3 डॉक्यूमेंट्स ऐड किए हैं टू बी ऑन द सेफर साइड। सबसे पहले मैंने टेनेंसी एग्रीमेंट ऐड किया। यूके में जो है हमारा दोनों के नाम पे एक जॉइंट अकाउंट था, जॉइंट बैंक स्टेटमेंट डाली है मैंने, और मैरिज सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट इंडिया में। तो मैंने कहा अगर एक से काम नहीं चलता तो 3 रख लो। हमेशा इंसान ज़्यादा प्रूफ डाले तो बेटर रहता है। अगर उनको लगता है कि एक उनके जो सारे हमने प्रूफ डाले हैं उसमें सही नहीं बैठ रहा, तो एटलीस्ट बैंक स्टेटमेंट, टेनेंसी एग्रीमेंट, ये सब ऑफिशियल है वैसे, क्योंकि वो रिलेशनशिप दिखाना है पार्टनर के साथ, तो ये तीनों उसके लिए हैं क्योंकि तीनों हम दोनों के नाम पे हैं। सो देन आई विल से कंटिन्यू। देन कंटिन्यू। So confirm you have provided all your evidence. You cannot add more after selecting confirm and upload. To submit your evidence, you must select confirm and upload. If you have no evidence to provide, select confirm and upload to complete the application process. So definitely तुम्हें evidence तो चाहिए guys. Without evidence you can't confirm and upload. So ये statement मुझे काफ़ी हंसी आ गई स्टेटमेंट पढ़ के। तो हमने 3 चीज़ें डाल दी है। सो विल जस्ट confirm and upload. Evidence uploaded. Okay, what happens next?
We'll now review your application and supporting evidence. We may contact you if we need more evidence. We will then inform you of the decision on your application. You do not need to do anything unless we contact you. Thank you so much. Continue. Okay. Your applications, recently submitted applications. Guys, काफ़ी टाइम लग गया, थोड़ा सा प्रोसेस हेक्टिक है, बट मैं थोड़े आपको ना टिप्स देना चाहूँगा. एक नोटपैड पे ना अपने आपके डेफिनेटली जो डिटेल्स बहुत बार ऐड होती है, जैसे आपका बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट का नंबर है कार्ड का, उसके बाद आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स. ओके, डेफिनेटली स्टार्ट और एक्सपायरी तो आपको याद ही होगी. मैंने तो इतनी बार डाला कि मेरे दिमाग से निकलेगा नहीं कि इशू का डेट क्या था और एक्सपायरी डेट क्या था, मेरी खुद की और मेरी वाइफ की भी. सो वो सब डिटेल्स अगर आप हैंडी रखोगे नोटपैड पे, सो काफ़ी यूज़फुल रहता है. जो भी आप आपका मोबाइल आपके सामने है, चार्ज है, और ऐप जब आप कर रहे हो तब आपका मोबाइल कहीं बंद ना पड़ जाए, क्योंकि उस ऐप का ऐसा भी है कि अगर आप एक बार वो ऐप यूज़ करते हो और 3 बार आपने वो स्कैनिंग की और तीनों बार आपने स्कैन करके आपकी एप्लीकेशन अधूरी छोड़ दी, यू डिलीटेड दैट एप्लीकेशन एंड स्टार्टेड विद द न्यू एप्लीकेशन, तो 3 बार डालने के बाद वो आपको एक पॉपअप देगा. सॉरी, अगर आप बहुत बार अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं करते हैं, कि आपने पिछली बार भी अधूरी छोड़ दी थी, यू कैन टेक मोर चांसेस, लाइक 3 चांस और आपको देगा. उसके बाद 24 आवर्स तक वो आपको स्कैन नहीं करने देगा डॉक्यूमेंट. सो मेक श्योर अगर आप ऐप पे जा रहे हो कि आपका मोबाइल जो है वो चार्ज है, आपके कमरे में इनफ सनलाइट है ताकि आप जो स्कैनिंग करें वो प्रॉपर हो. बाकी आई गेस आप लोग खुद समझदार हो. मैंने तो 1-2 बार एप्लीकेशन की तो मैं समझ गया कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हो रही थी, गलती नहीं हो रही थी. बट फाइनली वी आर डन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं डेफिनेटली एक और छोटा वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करूँगा जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा इमिग्रेशन ऐप कैसे यूज़ करनी है और कैसे चिप को स्कैन करना है एंड ऑल. आई गेस काफ़ी लोगों को उसमें दिक्कत हो रही होगी. थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड सी यू लेटर. चीयर्स. बाय बाय.